नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल एकोस फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है नेहा जी ने श्रीगोंदा, महाराष्ट्र से। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमारे पास महाराष्ट्र के श्रीगोंदा से आई एक श्रोता नेहा की भेजी हुई कहानी है। हाँ, ये एक ऐसे घर की कहानी है जो गन्ने के खेतों के बीच एक सुनसान कच्ची सड़क पर बना था। एक पुरानी 2 मंजिला हवेली। और देखिए, हम यहाँ सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इस पर्सनल अकाउंट को मतलब एक तरह से केस स्टडी की तरह देख रहे हैं, ये समझने के लिए कि डर, माहौल और हमारा मनोविज्ञान ये सब कैसे जुड़ते हैं। एग्जैक्टली। ये एक बेहतरीन मौका है ये एक्सप्लोर करने का कि क्यों कुछ जगहों को लेकर हमारे मन में एक अजीब सा एहसास होता है। सही। नेहा का जो एक्सपीरियंस है वो हमें उन घटनाओं की परतें खोलने का मौका देता है जिन्हें हम अक्सर, अब जानते हैं, पैरानॉर्मल कहकर छोड़ लेते हैं। हाँ, बस। हम देखेंगे कि परसेप्शन, साइकोलॉजी और कॉन्टेक्स्ट ये सब मिलकर एक अनुभव को कैसे शेकल देते हैं। तो कहानी की सेटिंग है कॉलेज के दिनों की, जब नेहा अक्सर अपनी दोस्त रिया के घर जाया करती थी। ठीक है। हाँ, और सोर्स में जैसा बताया है वो घर ऐसा था जहाँ अंधेरा उम्मीद से जल्दी हो जाता था और खामोशी का वजन कुछ ज्यादा ही महसूस होता था। इसी माहौल में नेहा के अनुभवों की शुरुआत होती है और पहला वाकया लिविंग रूम में लगे 2 पुराने शीशों से जुड़ा है। अच्छा। नेहा बताती हैं कि जब भी वो वहाँ सोती थी उन्हें शीशों में अजीब परछाइयाँ हिलती हुई दिखती थी। और शुरू में उन्होंने इसे पूरी तरह से रैशनलाइज करने की कोशिश की होगी, है ना? बिल्कुल। कभी टीवी का रिफ्लेक्शन मान लिया तो कभी अपनी थकी हुई आंखों का वहम। ये एक क्लासिक ह्यूमन रिस्पॉन्स है। हमारा दिमाग एम्बिग्युइटी को पसंद नहीं करता, खासकर जब वो डरावनी हो। सही। तो वो उसे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी में हम इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अच्छा। ये खुद को डर की असलियत का सामना करने से बचाने का एक तरीका है। लेकिन एक शाम ये डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह टूट गया। नेहा अपना स्केचबुक लेने लिविंग रूम में गई। वो झुकी, उसे उठाया और उठते हुए आदतन शीशे में देख लिया और उनकी सांसें रुक गईं। क्या देखा उन्होंने? शीशे में उनके ठीक पीछे हॉलवे में एक आदमी खड़ा था। कोई परछाई नहीं? कोई धुंधली परछाई नहीं, एक ठोस शक्ल, एक औसत कद का गंजा बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बिल्कुल भावहीन। हाँ, और यहाँ पर आकर ये सिर्फ एक वहम नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और डिटेल्ड विजुअल है। बहुत ज्यादा। देखिए, ऐसा हो सकता है जागने और सोने के बीच की जो स्थिति होती है उसमें कभी कभी हाइप्नोगॉजिक हेलुसिनेशंस होते हैं। वो बहुत रियल महसूस हो सकते हैं। या ये भी पॉसिबल है कि कम रोशनी और शीशे के एंगल ने दिमाग के पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम को ट्रिगर कर दिया हो। मतलब हमारा दिमाग अधूरी जानकारी को पूरा करने की कोशिश करता है और एक डरावने माहौल में वो उस खाली जगह को अक्सर सबसे डरावनी चीज से भरता है। ये तो दिलचस्प है, क्योंकि नेहा ने जैसे ही पलट कर देखा हॉलवे खाली था। बिल्कुल खाली, मौत जैसा सन्नाटा। और जब वापस शीशे में देखा तो वो आदमी वहाँ से भी गायब हो चुका था। इस एक पल ने उनके मन में डर का वो बीज बो दिया जो सिर्फ वहम से कहीं ज्यादा गहरा था। बिल्कुल। और यही इस कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट है। हाँ। यहाँ सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी के बीच की लाइन मतलब धुंधली हो जाती है। नेहा के लिए वो अनुभव 100% रियल था। सही। मनोविज्ञान हमें बता सकता है कि ये कैसे हो सकता है, पर ये उस एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी को कम नहीं करता। उस एक पल ने उस घर के साथ नेहा के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बदलाव अगले अजीब वाक्य में और भी साफ नजर आता है। अच्छा। उस शीशे वाली घटना के कुछ दिनों बाद दोपहर का वक्त था। नेहा और रिया लिविंग रूम में बैठी थी। घर में पूरी शांति थी क्योंकि रिया के माता पिता खेतों में थे। तभी अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से छोटे छोटे कदमों के दौड़ने की आवाज आई। तेज, हल्की, जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा हो। और सोर्स में ये साफ लिखा है कि घर में कोई बच्चा था ही नहीं। कोई नहीं था। रिया के भाई बहन बड़े थे और काम पर थे। तो ये एक ऑडिटरी फिनोमिनन है जिसे 2 लोगों ने एक साथ सुना। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में कोई आवाज थी या फिर डर के माहौल का असर? यही तो सबसे अजीब हिस्सा है। नेहा ने छत की तरफ देखा, रिया ने भी देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये जो खामोशी थी ना,
ये उस आवाज से ज्यादा डरावनी थी। इसे शेयर्ड डिल्यूजन या एक छोटे स्केल पर फोली या डो का फिनोमेना कह सकते हैं। वो क्या होता है? जब दो लोग एक हाई स्ट्रेस एम्बिग्युअस माहौल में होते हैं तो वो बिना कुछ कहे एक दूसरे के डर को रीइंफोर्स कर सकते हैं। अच्छा। एक का नॉन वर्बल क्यू, जैसे छत की तरफ देखना, दूसरे के दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना, और उस पे बात ना करना। वो एक अनस्पोकन एग्रीमेंट है कि हम इस डर को रियलिटी का दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो बोल देते तो उस डर को मानना पड़ता। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पुराने घरों में ऐसी आवाजें आती हों, जैसे लकड़ी के फैलने या सिकुड़ने से? एब्सोल्युटली। पुराने घर अकूस्टिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाँ, ये तो है। टेम्परेचर बदलने से लकड़ी आवाज करती है, पाइपों से हवा गुजरने पर अजीब शोर हो सकता है, यहाँ तक कि कुछ लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स जिन्हें इंफ्रासाउंड कहते हैं। इंफ्रासाउंड? हाँ, हम उन्हें सुन नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, और वो बेचैनी, डर और ऑडिटरी हैलुसिनेशंस भी पैदा कर सकते हैं। ओह। तो हो सकता है कि घर से आई किसी आम आवाज को उनके पहले से डरे हुए मन ने बच्चे के दौड़ने की आवाज के तौर पर इंटरप्रेट कर लिया हो। शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट, शेयर्ड इंटरप्रिटेशन। उस दिन के बाद नेहा ने लिविंग रूम में सोना बंद कर दिया और रिया के कमरे में सोने लगी। लेकिन ऐसा लगता है कि वो जितना बचने की कोशिश कर रही थी, अनुभव उतना ही पर्सनल और डायरेक्ट होता जा रहा था। और यहाँ कहानी का तीसरा और शायद सबसे अनसेटलिंग हिस्सा आता है। पोस्टर्स वाला। हाँ, दीवारों से उतरते पोस्टर्स। प्लीज ऐसे डिटेल में बताइए। एक रात करीब 3 बजे नेहा की आंख एक हल्की सी सरसराहट की आवाज से खुली। उन्होंने सामने दीवार की तरफ देखा, जहाँ 4 पोस्टर टेप से चिपकाए हुए थे। और उन्होंने देखा कि वो पोस्टर एक एक करके खुद ब खुद उतर रहे थे। गिर नहीं रहे थे? नहीं, गिर नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी उंगलियां धीरे धीरे टेप को उखाड़ रही हों, बहुत आराम से और जानबूझकर। इसमें जो सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल एलिमेंट है वो है एजेंसी डिटेक्शन का एहसास। एजेंसी डिटेक्शन। एजेंसी का मतलब है ये मानना कि किसी घटना के पीछे कोई इरादा है या विल है। अच्छा। देखिए, हवा या नमी से पोस्टर का गिरना एक रैंडम फिजिकल इवेंट है। हाँ। लेकिन जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, एक एक करके धीरे धीरे उतारा जाना, ये रैंडमनेस को खत्म कर देता है। ये एक डेलिब्रेट एक्ट लगता है, और यही चीज इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। बिल्कुल। इंसान का दिमाग एवोल्यूशनरीली ऐसा बना है कि वो हर चीज में इंटेंट या एजेंसी ढूंढता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सही। झाड़ियों में सरसराहट हवा से है या किसी शिकारी की वजह से। इस मामले में पोस्टर्स का इस तरह उतरना दिमाग को सीधा ये सिग्नल देता है कि यहाँ कोई और भी है, जिसकी एक सोच है, एक इरादा है। हाँ। ये किसी भी हॉन्टिंग का कोर फियर होता है, एन अनसीन इंटेलिजेंस। इस घटना ने नेहा के दिमाग में इस बात को पक्का कर दिया कि जो हो रहा है वो महज कोई हादसा नहीं है। नेहा बस बैठी ये सब देखती रही, उनके मुंह से चीख तक नहीं निकले। अगली सुबह जब रिया ने उन पोस्टरों को वापस चिपकाते हुए कहा, उफ, मुझे इनके लिए बेहतर टेप लाना होगा, तो नेहा में उसे सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। फिर से वही पैटर्न। हाँ, डर इतना ज्यादा कि उसे शब्दों में बयां करना भी नामुमकिन लग रहा था। और वो शायद ये भी सोच रही थी कि रिया उनकी बात पर यकीन करेगी भी या नहीं। शायद वो इस अनुभव के साथ अकेली थी, जो इसे और भी भयानक बना रहा था। लेकिन वो अकेली नहीं थी, और ये बात उन्हें 1 साल बाद पता चली। अच्छा। रिया के परिवार का बिजनेस ठीक नहीं चला और उन्हें वो घर छोड़कर जाना पड़ा। जब सब कुछ पीछे छूट गया, तब नेहा ने हिम्मत करके रिया से फोन पर पूछा। क्या पूछा? रिया, तुम्हारा घर हॉन्टेड था, तुम्हें पता था, है ना? और रिया ने सालों से दबाया हुआ राज खोल दिया। उसने कहा, हाँ, मुझे पता था। आखिरकार एक कॉन्फर्मेशन, सालों का अनकहा डर अब जुबान पर आ गया। हाँ। रिया ने बताया कि उनके आने से पहले उस घर में दत्ता राव नाम का एक आदमी अपनी पोती अनन्या के साथ रहता था। एक रात दत्ता राव ने ऊपर की मंजिल में अपनी पोती की हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। अनन्या की लाश सीढ़ियों के पास मिली थी। और इस जानकारी से सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। ऊपर से आने वाली बच्चे के कदमों की आवाज, वो अनन्या थी। हाँ। ये है कहानी का वो हिस्सा जो सब कुछ बदल देता है। इसे साइकोलॉजी में रेट्रोएक्टिव वैलिडेशन या कंफर्मेशन बायस का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल कह सकते हैं। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? रेट्रोएक्टिव वैलिडेशन का मतलब क्या है? जरूर। देखिए, इस खुलासे से पहले नेहा के पास क्या था?
कुछ डरावने, अजीब लेकिन डिस्कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस। हाँ, एक साया, कुछ आवाजें, गिरते हुए पोस्टर, ये सब परेशान करने वाले थे, लेकिन उनकी कोई एक सिंगल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। सही। लेकिन जैसे ही रिया ने दत्ताराव और अनन्या की कहानी सुनाई, नेहा के दिमाग ने तुरंत उन सभी डिस्कनेक्टेड डॉट्स को जोड़कर एक कोहेरेंट नैरेटिव बना लिया। मतलब कहानी ने उन अनुभवों को एक मतलब दे दिया। एग्जैक्टली। उस कहानी ने हर अजीब घटना को प्रूफ में बदल दिया। अब वो आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं थी, वो अनन्या के दौड़ने की आवाजें थी। वो साया सिर्फ एक साया नहीं था, वो दत्ताराव था। सही बात है। ये बैक स्टोरी एक फिल्टर बन गया, जिससे गुजरकर हर याद और अनुभव हॉन्टिंग का हिस्सा बन गया। ये वैलिडेशन का एक बहुत पावरफुल मोमेंट होता है। और इस वैलिडेशन को और पुख्ता करने के लिए एक सबूत भी था। क्या? रिया ने एक पुराने मराठी अखबार की कटिंग निकाली, उसमें एक तस्वीर थी। और वो तस्वीर? वो वही गंजा बूढ़ा आदमी था जिसे नेहा ने उस रात शीशे में अपने पीछे खड़ा देखा था, दत्ताराव। दिस इज द क्लाइमैक्स। हाँ, ये वो पल है जहां नेहा का पर्सनल सब्जेक्टिव अनुभव एक डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव सच से जुड़ गया। बिल्कुल। अखबार की कटिंग वो फिजिकल एविडेंस है जो पूरी कहानी को सीमेंट कर देती है। अब ये सिर्फ एक एहसास या वहम नहीं है, ये एक भयानक हकीकत है जिसकी पुष्टि हो चुकी है। रिया ने ये भी कबूल किया कि वो खुद भी अनन्या को देखती थी। सीढ़ियों पर कभी बैठी हुई, कभी दौड़ते हुए। वो इस सच को मानना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कभी किसी को नहीं बताया। तो वो दोनों? हाँ, दो दोस्त एक ही सच का सामना कर रहे थे, लेकिन अकेले अकेले। जो उनके अनस्पोकन फियर वाली थ्योरी को और भी मजबूत करता है ना? बिल्कुल। दोनों को डर था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की खातिर या खुद की सैनिटी की खातिर चुप रहना ही बेहतर समझा। इस घटना को अब 10 साल हो चुके हैं। नेहा को अब उस घर का सही पता भी याद नहीं, लेकिन वो कहती हैं कि वो कभी वापस जाना भी नहीं चाहेंगी। उनके लिए उस वीरान फार्म हाउस में उन शीशों और दरवाजों के पीछे एक बूढ़ा आदमी और उसकी पोती आज भी रह रहे हैं। वो देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं और रात में दीवारों से पोस्टर उतार रहे हैं। हाँ। तो अगर हम इस पूरी कहानी से मिले इंसाइट्स को डिस्टिल करें तो हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि एक हॉन्टिंग का अनुभव अक्सर एक अकेली घटना नहीं होती। इट्स अ टैपेस्ट्री, एक कैनवस जैसा। हाँ, एक ऐसा कैनवस जिसे माहौल, दिमाग की अपनी वर्किंग्स, पर्सनल फियर्स और आखिर में एक पावरफुल वैलिडेटिंग कहानी मिलकर बुनते हैं। दत्ताराव और अनन्या की कहानी ने नेहा के अनुभवों को वो धागा दिया जिससे उन्होंने उस पूरी तस्वीर को एक साथ बुन लिया। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि क्या कुछ जगह सच में अपने अंदर दर्द और यादों को कैद कर लेती हैं, या फिर वो सिर्फ खाली कैनवस होती हैं जिन पर हमारा दिमाग और हमारी कहानियां अपने सबसे गहरे डर को पेंट कर देती हैं। और अगर उस घर की खामोशी फिर कभी किसी नए परिवार की चहल पहल से टूटेगी, तो क्या वो अनदेखे निवासी उनका भी उसी तरह स्वागत करेंगे? ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।